Hello guys, welcome to my first lecture video. So today we are going to start our class 12th ISC History Chapter 1, that is Towards Independence and Partition, the last phase 1939 to 47. यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा क्योंकि वो ज़रूरी होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को कनेक्ट करने के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ मेरे वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक बढ़िया से फोकस के साथ देख लोगे तो उसके बाद एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एकदम कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए यहाँ पे। और एक बात, जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे लिखूंगा या बोलूँगा, आप लोग चाहो तो उसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज नोट मेकिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे रिविजन के लिए। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 टू 45 तक चला था, उस टाइम पे इंडिया में क्या सिचुएशन थी और कैसे हमारे इंडियंस जो हैं वो अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू इंडिपेंडेंस गेन करते हैं, एंड व्हाट वाज द रीज़न फॉर द पार्टीशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सीक्वेंस में हम लोग चीज़ों को लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं एक ब्रीफ बैकग्राउंड जल्दी से दे देता हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है जब यूरोप से अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पे ट्रेड पर्पस से आ रही थी, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज वो यहाँ इंडिया पे धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड करने लगी। यहाँ पे अलग अलग वॉर्स की उन्होंने मुगल्स के साथ, मराठास के साथ आपस में उन लोगों को भिड़ाया, और फाइनली वो लोग यहाँ पे क्या होते हैं, अपना रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं। सबसे पहले याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, लेकिन जब 1857 में यहाँ पे रिवॉल्ट आता है, देखो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू उन लोगों ने यहाँ पे बंगाल, बिहार इन सबको जीत लिया था। फिर 1857 में रिवॉल्ट जब होता है लोगों का, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हट जाती है, लेकिन अब डायरेक्ट रूल आ जाता है ब्रिटिश क्राउन का। यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का सबसे पहले यहाँ पे प्रोक्लेमेशन हुआ था। अब ये सारी चीज़ों को सिर्फ समझो, यहाँ पे नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये मैं तुम लोगों को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अलग अलग फेजेस होते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट के। यहाँ पे कांग्रेस का जब फॉर्मेशन होता है 1885 में, तब मॉडरेट्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रेयर करना, पेटिशन करना, यू नो ना, 3 P's आप लोगों ने 10th में पढ़ा ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे असर्टिव्स आते हैं, लाल बाल पाल, उन लोगों के बारे में भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं 11th में पढ़ा था। फिर यहाँ पे फाइनली गांधीयन फेज स्टार्ट होता है, यानी कि महात्मा गांधी अफ्रीका से यहाँ इंडिया वापस आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के यहाँ पे सजेशन के ऊपर, बिकॉज अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। फिर यहाँ पे वो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये सब करते हैं। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के साथ मिल के चलाते हैं। मोहम्मद अली, शौकत अली, आप लोग नाम जानते ही होंगे, वो दोनों भाई गांधी जी का साथ देते हैं। और उसी टाइम पे हम लोग 1920s के दौरान यहाँ हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलता है। फिर 1927 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन में सारे अंग्रेज होते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये अंग्रेज हैं और अंग्रेज होके फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात करते हैं। इस वजह से फिर उसके लिए भी प्रोटेस्ट होता है। फाइनली उस प्रोटेस्ट के चक्कर में जो हमारे लाला लाजपत राय होते हैं वो लाठी चार्ज के वजह से मारे जाते हैं। तब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पे लाहौर सेशन जब होता है 1929 में, तो उसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी डिक्लेयर करते हैं कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और वही चीज़ यहाँ पे है कि आज के टाइम पे 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि फिर इंडिपेंडेंस यहाँ पे 15 अगस्त को हो गया था। चलो ये सब तो क्लियर हो गया। उसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस हुआ, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए, और उन्हीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज के बेसिस पे यहाँ पे आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ब्रिटिशर्स ने दे दी थी, यानी कि जो अलग अलग प्रोविंस थे। अब देखो यहाँ पे इंडिया जो था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कहलाते थे, जैसे यूपी हो गया, सीपी हो गया। सीपी यानी कि आज के टाइम का मध्य प्रदेश, उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस था। वैसे उस टाइम पे उत्तर प्रदेश नहीं था, उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस था, है ना। तो यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पे हर एक प्रोविंस को हम लोग सेल्फ रूल का मौका दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे तो नेटिव रूल था, यानी एक राजा का रूल था, लेकिन एज अ पपेट गवर्नमेंट, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे उनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रखते थे।
फिर हम देखते हैं 1937 में इसी के बेसिस पे इलेक्शंस होता है, और इलेक्शंस में यहाँ पे जो कांग्रेस होती है हमारी, वो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी से जीत जाती है, बिकॉज उस टाइम पे मास ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कांग्रेस ही चल रही थी। तो यहाँ पे 11 में से, ये सोचो 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ था, और 11 में से 6 में क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस ने हासिल की थी। बाकी 3 में उन्होंने यहाँ पे कोalition के थ्रू सरकार बनाई, और 2 में सिर्फ यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ठीक है ना, ये याद रखना। चीज़ों को मैं इंग्लिश में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों को क्या पता चीज़ें उतने अच्छे से क्लियर ना हो, बिकॉज अगर मैं इंग्लिश में लगातार बोलूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि सिर्फ मैं बुक की ही चीज़ें बोले जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, डैट कांग्रेस यहाँ पे पावर में आ जाती है, बट ऑफ कोर्स उसको हमेशा वाइसरॉय के साथ कंसल्टेशन करना होता था। यानी कि जो हमारे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के वाइसरॉय हुआ करते थे, है ना, अलग अलग लॉर्ड्स के नाम तुम लोग जानते ही होगे, डलहौसी, कैनिन, रिपन, ये वो। तो उन्हीं लॉर्ड्स के साथ कंसल्ट करके मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे सरकार चलानी होती थी। अपने मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते थे वो, ये बात भी नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ें तो मेन कंटेंट यहाँ 1939 से शुरू होता है, जब 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देती है। अब ऐसा क्यों होता है कि हमारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर दी? रेजिग्नेशन के पीछे भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। क्या रीजन था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हमारे लॉर्ड लिटनगो थे उस टाइम पे, उन्होंने बिना सेंट्रल लेजिस्लेचर से या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से कंसल्ट किए हमारे इंडियंस को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ढकेल दिया। अब सोचो, हमारा जर्मनी के साथ, इटली के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने जा रहे हैं उनके बिहाफ पे, और इतने सारे सोल्जर्स मर भी रहे थे अफ्रीकन फ्रंट पे, है ना। तो उसी वजह से यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि नवंबर 1939 में यहाँ जो कांग्रेस मिनिस्ट्री होती है, 1937 से इलेक्शन के बाद पावर में होती है, वो रिजाइन कर देती है इसके ऑपोजिशन में। लेकिन यहाँ हमारे ब्रिटिशर्स कैसे हैं? ब्रिटिशर्स तो है ढीठ। उन्होंने क्या कहा कि अरे यार, ये तो अच्छी बात हो गई कि तुम लोगों ने रिजाइन कर दिया, बिकॉज अब उनको कोई भी चीज़ कांग्रेस मिनिस्ट्री से पूछ के नहीं करनी पड़ती थी, अब वो लोग डायरेक्टली कुछ भी कर सकते हैं। तो दिस वॉज अ एडवांटेज फॉर द ब्रिटिशर्स। ओके, एडवांटेज सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए नहीं, उस टाइम पे कांग्रेस का दुश्मन एक और था। 1909 से ही कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीग था वो कांग्रेस के हमेशा अगेंस्ट रहता था। ठीक है ना, बीच में सिर्फ 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तभी एक कॉपरेशन देखने को मिला था, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं रहा, बिकॉज मुस्लिम लीग ने यहाँ पे डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया। ठीक है, व्हाट वाज डे ऑफ डिलीवरेंस? अब डे ऑफ डिलीवरेंस का एग्जैक्ट डेट याद रखना है, 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। अब मुस्लिम लीग के जो हमारे जिन्ना होते हैं, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जब तक कांग्रेस पावर में रहेगी तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम लीग जो थी वो प्रोविंसेस में जीत नहीं पाई थी इलेक्शंस के टाइम पे, तो उनके मन में उसी टाइम से था कि जब कांग्रेस यहाँ पे हटेगी तभी हम पावर में आ सकते हैं। और एक चीज़ थी, मुस्लिम लीग जो थी वो हमेशा से मुस्लिम्स को भड़काने का काम करती थी, हमारे इंडियन मुस्लिम्स को। वो लोग क्या करते थे, कहते थे कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदुओं का संगठन है। ठीक है, हिंदू का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो सिर्फ हिंदूज होते हैं, बट असलियत में ऐसा था नहीं, कांग्रेस में मुस्लिम्स भी हुआ करते थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग ने यहाँ पे एक पिरपुर कमीशन भी फॉर्म किया था अंडर नवाब ऑफ पिरपुर, जिसने रिपोर्ट सबमिट किया और दिखाया कि कांग्रेस का कम्युनलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब कम्युनलिज्म जो वर्ड है उसका मतलब यहाँ पे तुम लोग को पता ही होगा कहीं ना कहीं कि एक हेट्रेड होता है दूसरे रिलीजन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस का कम्युनलिज्म है मुस्लिम्स के खिलाफ, और वो हमेशा अट्रॉसिटीज़ करते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें लाते हैं हमारे मुस्लिम्स के खिलाफ, जैसे कि वो लोग बकरीद पे बैन लगाते हैं, वो लोग क्लाउ स्लॉटर को बैन करने की बात करते हैं। इसी वजह से जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम लीग के बातों में आ गए और कांग्रेस के खिलाफ होने लगे। ठीक है, अब ये जो डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया था वो एज अ सेलिब्रेशन था बाई मुस्लिम लीग एंड जिन्ना कि चलो कांग्रेस गई। और सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं, एक और मैं यहाँ पे चीज़ बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे जितने भी एंटी कांग्रेस फोर्सेस थे, लाइक हिंदू महासभा भी कहीं ना कहीं था, और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि वो डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, वो कांग्रेस से नहीं थे, ये बात भी याद रखना, तो उन्होंने भी इस चीज़ को सेलिब्रेट किया था। लेकिन गांधी जी, अब्दुल कलाम आज़ाद और हमारे
जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने इस सेलिब्रेशन को कंडेम करते हुए ये कहा था कि ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ेगा, बिकॉज आप एक ऐसी चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हो जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हिंदू मुस्लिम को मिल के लड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ही उल्टा सपोर्ट कर रहे हो, उन्हीं की ही तरह आप सेलिब्रेट कर रहे हो। क्लियर है? यहाँ पे मैं फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा हूँ। हाँ, तो ये पिरपुर कमीशन की मैंने बात बता दी कि कैसे कांग्रेस कम्युनिज्म को इसने रिप्रेजेंट किया, एट्रोसिटीज ऑन मुस्लिम इसने बताया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, पाकिस्तान का बैकग्राउंड क्या था। यहाँ पे पाकिस्तान का डिमांड अचानक नहीं था, यहाँ पे कोई भी चीज़ ग्रेजुअली होती है। देखो, स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी अचानक से नहीं हो गया था। उसके कई सारे कॉजेज थे, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस, ये सब चीज़ें थी ना। वैसे ही यहाँ पे पाकिस्तान के फॉर्मेशन के पीछे भी कई सारे क्रोनोलॉजीज थे। ठीक है, सबसे पहले मोहम्मद इकबाल, ये नाम याद रखना है, मोहम्मद इकबाल ने सेपरेट स्टेट की बात की थी। यानी कि स्टेट का मतलब, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस आपको बता देता हूँ कि स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री होती है। ठीक है, स्टेट मतलब जिसके पास अपनी पॉपुलेशन हो, डिफाइंड टेरिटरी हो, अपनी सरकार हो यानी कि गवर्नमेंट हो, और उसके पास सॉवरेनिटी हो। सॉवरेनिटी मीन्स आपने 11th में पढ़ा ही होगा पॉलिटिकल साइंस में कि सुप्रीम पावर होता है किसी कंट्री के पास, यानी कि कोई एक्सटर्नल व्यक्ति आके, मतलब एक्सटर्नल पावर आके उनको रूल नहीं कर रही है, वो यहाँ पे फ्री हैं अपने आप को खुद से ही रूल करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दैट मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले सेपरेट स्टेट की बात की थी फॉर मुस्लिम्स इन 1930। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1930 में। कब? इलाहाबाद सेशन में, जब मुस्लिम लीग का इलाहाबाद सेशन हुआ था 1930 में, तब उन्होंने ये चीज़ कही थी। और उसका नाम क्या रखेंगे? नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम स्टेट। क्या रखेंगे? नॉर्थ वेस्ट मुस्लिम स्टेट। लेकिन उस टाइम पे इनके डिमांड को उतना महत्व नहीं दिया गया था। बाद में इसी आइडिया को प्रोपोगेट करने वाले व्यक्ति कौन थे? कंफ्यूज मत होना, प्रोपोगेट किसने किया इस आइडिया को कि हाँ एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए? तो रहमत अली ने बेसिकली लीडरशिप निभाया था। जब यहाँ पे कैम्ब्रिज के जो स्टूडेंट्स थे वो जनरली ये चीज़ का मांग कर रहे थे, जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स थे, कि एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए मुस्लिम्स का। तो उसमें ये जो रहमत अली थे वो हम लोग कह सकते हैं कि लीडरशिप उन्होंने निभाई थी। तो इन्होंने प्रोपोगेट किया और प्रेजेंट किया यहाँ पे सबसे पहले नाम पाकिस्तान। रहमत अली ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान नाम को इंट्रोड्यूस किया था। पाकिस्तान किस बेसिस पे नाम आया था? तो 5 ऐसे प्रोविंस थे जिनका यहाँ पे डिमांड किया गया था कि हमें मिलनी चाहिए, यानी मुस्लिम्स को एज अ सेपरेट स्टेट बनाने के लिए मिलनी चाहिए। पंजाब, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर प्रोविंस, देन कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान। तो इन्हीं वर्ड्स के जो इनिशियल लेटर्स हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं मिला के और आई को ऐड करके जो वर्ड था पाकिस्तान वो बना था। ठीक है, जिसमें जो पाक है उस वर्ड का मतलब है प्योर, और जो स्तान है उस वर्ड का मतलब है लैंड। तो ये पाकिस्तान यानी कि प्योर लैंड। क्लियर है? ऑफ कोर्स इसी के अपोजिट में हिंदू कम्युनलिज्म भी चल रहा था, सिर्फ एक ही साइड पे चीज़ें नहीं हो रही थी। वहाँ पे हिंदुस्तान की डिमांड हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कहें तो जितना मुस्लिम्स ने चीज़ों को हाई लेवल पे रिप्रेजेंट किया था उतना हिंदूज़ ने नहीं किया, इसी वजह से उनका जिक्र हिस्ट्री में दिया नहीं है। इसके बाद ऑफिशियली मुस्लिम लीग का कब एजेंडा बन गया था कि हम लोगों को चाहिए तो सिर्फ पाकिस्तान ही चाहिए, उसके अलावा चाहिए ही नहीं। आगे चल के डायरेक्ट एक्शन के टाइम पे एक स्लोगन भी आया था, लड़ के लेंगे पाकिस्तान, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना, इस नाम को याद रखना, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी को प्रेजेंट किया था। टू नेशन थ्योरी क्या थी कि जिन्ना का कहना था कि जो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं वो दो अलग अलग सेपरेट नेशंस हैं। यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी रहने के लिए नहीं बने हैं, वो एक सेपरेट नेशन में रहने के लिए बने हैं। ठीक है, तो ये टू नेशन थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेजेंट की थी सबसे पहले मुस्लिम लीग के सामने इन दी लाहौर सेशन। ठीक है, लाहौर सेशन 1940 में।
अब लाहौर सेशन हुआ था 1940 में, तब यहाँ पे जिन्ना ने इस चीज़ को प्रेजेंट किया था और मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और एक रेजोल्यूशन पास किया। और रेजोल्यूशन वर्ड का मतलब ही होता है कि जब जब कई सारे लोग मिलके उस चीज़ के ऊपर मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए, तो उसी को रेजोल्यूशन कह दिया जाता है। तो मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी के ऊपर अपना एक्सेप्टेंस दिया और रेजोल्यूशन पास किया कि हाँ आज से हमारा एजेंडा जो है वो यही रहेगा कि हम लोगों को अब एक अलग स्टेट बनाना है, पाकिस्तान। इतना टॉपिक तो हो गया हमारा, विच वॉज अ काइंड ऑफ फाउंडेशन यू कैन से। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ रेजिग्नेशन तो कर दिया था, हमने देखा ना कांग्रेस मिनिस्ट्री ने 1939 में, अक्टूबर नवंबर के महीने के बीच में। लेकिन रेजिग्नेशन के बाद अब कांग्रेस ने एक ऑफर रखा ब्रिटिशर्स के सामने कि हम कंडीशनल सपोर्ट करेंगे आपका। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल सपोर्ट? यानी कि हम एक कंडीशन रखते हैं आपके सामने और अगर आपने उस कंडीशन को माना तो हम लोग यहाँ पे आपका साथ देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो ये जो कंडीशनल सपोर्ट है वो ऑफर किया गया बाय द कांग्रेस ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पे सबसे पहली चीज ये कही गई कि एक प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट बनाना है। क्या? प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट बनाना है सेंट्रल लेवल पे। इसका मतलब होता है बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट या फिर एक टेम्पररी गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आगे। तो एक प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट यहाँ पे बनाना है आप लोगों को, और दूसरी चीज एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करना है जो कि हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे इंडियंस ही सिर्फ होने चाहिए, ये नहीं कि उस टाइम के साइमन कमीशन की तरह सिर्फ अंग्रेज को भर दिया, ठीक है। तो ये दो बातें हमारे कांग्रेस के मेंबर्स ने कही थी ब्रिटिशर्स से। सिर्फ इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पे अपना कंडीशनल सपोर्ट आगे रखा था। हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा भी डिमांड है कि आप किसी भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एग्री नहीं करोगे जहाँ हमारा कह सकते हैं कि अनुमति ना हो, है ना। बेसिकली उनका यही कहना था कि हमारे पाकिस्तान डिमांड को फुलफिल करना चाहिए, है ना। और 50-50 रेशियो का सीट्स हमें प्रोवाइड करना चाहिए। बेसिकली हमें इक्वल सीट चाहिए विद द कांग्रेस, हमें रिजर्व्ड सीट चाहिए बेसिकली मुस्लिम्स के लिए। बात को समझ रहे हो ना। लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आई थी, बिकॉज उनका मानना था कि हम लोग कंडीशनल सपोर्ट भी क्यों करें। कांग्रेस को उन्होंने कंडेम करते हुए ये कहा कि ओनली आफ्टर द डिफीट एंड द ब्रेकअप ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया कुड होप टू बी फ्री। यानी कि हम लोगों को ब्रिटिशर्स को जड़ से तोड़ना होगा। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जब तक ब्रिटिश एम्पायर खुद से टूट नहीं जाता तब तक वो इंडिया के ऊपर से अपना रूल छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और सच्ची ये चीज़ होती भी है कि जब वो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कमज़ोर हो जाते हैं तो वो लोग चले जाते हैं यहाँ से। इसके अलावा जितने भी हमारे नेटिव प्रिंसेस होते हैं, यानी कि जो रूलर्स होते हैं अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के, वो ब्रिटिशर्स को हमेशा से सपोर्ट कर रहे होते हैं। रिच बिजनेसमैन वो लोग तो सपोर्ट कर ही रहे होते हैं। उसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है वो भी सपोर्ट कर रही होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को, ये कह के कि ये हमारे पीपल का वॉर है। क्यों पीपल का वॉर है? बिकॉज यहाँ पे एक बात याद रखना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स का साथ यूएसएसआर भी दे रहा था, रशिया मत बोल देना। 1922 के बाद जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो गया था और यूएसएसआर नाम पड़ गया था तो उसको रशिया नहीं बोलते हैं। अब 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हो गया था, वो मैं कोल्ड वॉर में पढ़ाऊंगा, तब रशिया बोलने लगते हैं उसको। तो यहाँ पे यूएसएसआर क्योंकि एक कम्युनिस्ट स्टेट था, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट को सपोर्ट करेगी, इस वजह से उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट किया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा हिंदू महासभा था, वो भी ब्रिटिशर्स के साथ था। तो एट द एंड अगर हम लोग देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब लोग ब्रिटिशर्स के साथ थे एक्सेप्ट फॉर कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं विलिंगनेस दिखा रही थी सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि गांधी जी और नेहरू कह रहे थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक जो थी वो इसके खिलाफ थी। उसके बाद यहाँ पे फाइनली इसी के बेसिस पे अगस्त ऑफर आता है 1940 में लॉर्ड लिटिनगो के द्वारा, बिकॉज उस टाइम पे यही वाइसरॉय होते हैं। अब लॉर्ड लिटिनगो का यही मानना था कि हमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, और कांग्रेस ही मास ऑर्गेनाइजेशन है, भले सब लोग सपोर्ट करें हमें, लेकिन कांग्रेस नहीं करेगी तो इंडियंस हमें वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से सपोर्ट गेन करने के लिए, रीजन लिख लो, सपोर्ट गेन करने के लिए इंडियंस का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे अगस्त ऑफर लाया गया था 1940 में 8 अगस्त को शिमला में। कौन कौन से प्रपोजल्स इसमें रखे गए? सबसे पहले यूनियन स्टेटस दिया जाएगा।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेटस? यहाँ पे स्वराज वर्ड तुम लोगों ने सुना है, सेल्फ रूल, बस वही है कि हम लोग आपको स्वराज दे देंगे, सेल्फ रूल दे देंगे, यानी कि सेंटर में तो हमारी ही पावर रहेगी, बस कुछ हद तक आप लोग हम लोग पावर दे देंगे। दिस इज नोन एज डोमिनियन स्टेटस। लेकिन याद होगा कि 1929 से ही कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा था पूर्ण स्वराज, यानी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो रिजेक्ट तो होना ही था, और बाकी मुस्लिम लीग का तो है ही कि हमें पाकिस्तान चाहिए। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम लोग बनाएंगे। ठीक है, एक डिमांड तो पूरी हो रही है कांग्रेस की कि हाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम बना देंगे आपके लिए। उसके बाद थर्ड प्रपोजल कि हम लोग मुस्लिम के राइट्स को सेफगार्ड करेंगे, यानी किसी भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे जिसमें माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं फेवर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मुस्लिम्स के फेवर में था प्रपोजल। उसके बाद यहाँ पे इंडियंस जो हैं उनको नॉमिनेट करेंगे इन दी वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब याद रखना, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे प्रपोजल रखा गया कि कुछ नॉमिनेटेड इंडियंस को भी हम लोग रखेंगे। अब नॉमिनेटेड वर्ड है यहाँ पे, इलेक्टेड नहीं है। इलेक्टेड होता तो हाँ हम लोग चुन के भेजते अपने इंडियंस को, लेकिन नॉमिनेटेड का मतलब ये है कि ब्रिटिशर अपने मर्जी से किसी को नॉमिनेट कर देंगे। अब जो उनको फेवर करेगा जो इंडियन, उसी को ना नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद एक लास्ट चीज, दैट वॉर एडवाइजरी कमिटी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, जिसमें इंडियंस भी होंगे। क्लियर है? यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। द इंडियंस वर प्रॉमिस्ड दैट डोमिनियन स्टेटस वुड बी सून प्रोवाइडेड टू इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। A representative Indian body would be set up to frame a new constitution for India. Viceroy Executive Council would be expanded for the first time without delay to include more number of Indian members in it. Then minorities were also assured that British government would not transfer power to any system of government whose authority is directly denied by large and powerful elements in Indian national life. Hence, interest of Muslim were also taken into account, and advisory war council was to be established. अब रिजेक्शन क्यों हुआ? रिजेक्शन? तो कांग्रेस ने रिजेक्ट किस बेसिस पे किया कि आप लोगों ने प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट की तो कहीं बात ही नहीं की। हमारे कंडीशनल सपोर्ट में प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट का हमने डिमांड किया था, लेकिन उसको आपने पूरा नहीं किया। उसके बाद आप जो है मुस्लिम लीग जैसे हमारे एंटी कांग्रेस फोर्सेस को इनकरेज कर रहे हो। क्यों इनकरेज कर रहे हो? बिकॉज आपने ये पॉइंट लिखा है कि हम लोग किसी भी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे जो आपके खिलाफ हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे दुश्मनों को सपोर्ट कर रही है ना। उसके बाद मुस्लिम लीग ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान डिमांड की यहाँ पे बात ही नहीं हुई। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो बंगाल के प्रीमियर थे उस टाइम पे, उन्होंने बेसिकली, प्रीमियर मतलब लीडर होता है, ये चीज़ कहा था एक पैम्पलेट इशू करके कि जो मुस्लिम्स है वो सफ़र कर रहे हैं अंडर कांग्रेस, अंडर हिंदूज। ठीक है ना। तो जिन्ना ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के मन में डाल दिया था कि हम जो है वो बिल्कुल इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली अलग हैं हिंदूज से, है ना। तो ये पूरी चीज़ तो समझ में आ गई यहाँ पे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ब्रिटेन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया जाता है इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, नेटिव स्टेट्स, सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल्सो बाय नेहरू एंड गांधी जी ड्यू टू द विलिंगनेस। किस लिए विलिंगनेस था इन लोगों को? किस लिए ये लोग ब्रिटिशर्स के साथ खड़े थे? क्योंकि ये लड़ाई थी फैसिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी की। यहाँ पे तुम लोग को याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ हमारे जर्मनी और इटली थे जो कि किसको सपोर्ट करते थे? डिक्टेटरशिप को, और एक तरफ हमारा ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये सब थे जो कि डेमोक्रेसी के साथ थे। और हमारे इंडिया भी क्या है? डेमोक्रेसी है। इसी वजह से डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगी। तो बस ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं उनके हिसाब से सही ही था। उसके बाद सब टॉपिक नंबर 3 पे आ जाओ। अच्छा, मैं चीज़ों को एक दो बार रिपीट कर दे रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग के दिमाग में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ भी मिसिंग ना रहे। जैसे ही अगस्त ऑफर का रिजेक्शन होता है, यहाँ पे गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक सिविल डिसोबीडियंस निकालेंगे, लेकिन वो मास लेवल वाला नहीं, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंगेज्ड हैं इन दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो हम लोग उनको यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं ना कर सकते हैं फैसिज्म की लड़ाई में। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे? इंडिविजुअल सत्याग्रह,
यानी कि सिविल डिसोबीडियंस तो करेंगे, लेकिन कह सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, ये चीज़ कब डिसाइड हुई? तो रामगढ़ सेशन हुआ था कांग्रेस का मई 1914। ठीक है, रामगढ़ सेशन ऑफ द कांग्रेस मई 1940। अब इससे पहले सत्याग्रही किसको चुना गया टू कंडक्ट दिस वर्क? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। उसके अलावा यहाँ पे ब्रह्मदत्त हमारे सेकंड थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब लोगों को भी चुना गया। और ये 1 साल तक चलता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके बाद इसको विड्रॉ कर दिया जाता है बिकॉज ये उतना सक्सेसफुल नहीं था और ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस भी कर दिया, हम लोग कह सकते हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके का ऐसा कोई अपराइजिंग सह नहीं सकते थे। Basically, individual satyagraha is meant to initiate a limited satyagraha, but on a individual basis. सत्याग्रह गांधी जी की आइडियोलॉजी है, हमेशा से तुम लोग को पता ही है कि वो नॉन वायलेंस, ट्रुथ, इन सब डॉक्ट्राइन के ऊपर चलते हैं। A few individuals would thus be selected from every locality who would carry out the satyagraha. The main demand of individual satyagraha was to fight for the freedom of speech of Indians against the participation of India in Second World War. अभी भी उनका वही था कि हमसे बिना पूछे क्यों पार्टिसिपेट करवा दिया इंडिया को। एंड हियर वी शुड फोकस दैट इसका ऑब्जेक्टिव था कि इंडियंस का जो पॉलिटिकल फीलिंग है वो और स्ट्रॉन्गर हो फॉर द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पीसफुली हमारे सारे के सारे डिमांड्स को एक्सेप्ट कर ले। कह सकते हो कि ये सारे लीडर्स जो हैं वो जाके लोगों को समझा रहे थे, ठीक है, कि कैसे हमें एक साथ मिल के नॉन वायलेंस के पाथ पे चल के और ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालना है। Now, we should study the reasons for the arrival of Cripps mission plan in 1942. अब यहाँ पे क्रिप्स मिशन क्यों आता है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि वॉर कैबिनेट के मेंबर होते हैं, वो आते हैं हमारे इंडिया में। बेसिकली उसके पीछे रीज़न होता है सबसे पहले जापानीज़ एनेक्सेशन। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ से चले गए होते हैं जर्मनी, फिर जर्मनी से वो जाते हैं जापान, और जापान के मदद से यहाँ पे आईएनए जो है वो मार्च कर रही होती है बेसिकली जापानीज असिस्टेंस से ही इंडिया में। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है जापानीज एनेक्सेशन, कि जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, अब तुम लोग का डायरेक्शंस पता है ना, जोग्राफी भी मुझे बताना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन था अंडमान निकोबार, वहाँ पे ऑलरेडी जापानीज कंट्रोल आ गया था, यानी आईएनए का कंट्रोल आ गया था। तो बस वही कहा जा रहा था कि कहीं इंडिया के ऊपर जापान का कंट्रोल ना आ जाए ब्रिटिशर्स को हटा के। इस वजह से ब्रिटिशर्स के अंदर एक डर बैठ गया था कि हमें इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, डिज़ायर फॉर इंडिया सपोर्ट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरा रीज़न, ताकि हम जापान को विड्रॉ करवा सकें यहाँ से। और एक्सटर्नल प्रेशर भी आ रहा था, यानी कि उस टाइम पे जो सुपर पावर थे, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, है ना, फ्रांस, ये सब क्या कह रहे थे कि जो पॉलिसी है अपनी ब्रिटेन को वो चेंज की जाए इंडिया के टुवर्ड्स, ताकि जो इंडियंस हैं वो सपोर्ट करें ब्रिटिश को फाइटिंग अगेंस्ट दी जापान। ओके, तो ये अराइवल का पॉइंट क्लियर है। बेसिकली कह सकते हो ना कि जापान जो था और आईएनए वो बहुत हाई लेवल पे डिफीट कॉज कर रहा था टुवर्ड्स ब्रिटिश, और इंडिया में मार्च करता जा रहा था। तो उसी का डर बैठ गया था एक ये एलाइज को। उस टाइम पे इनका नाम एलाइज ही था ना, इन सारे को एलाइज ही कहा जाता था कलेक्टिवली। तो वही था कि कहीं इंडिया के सपोर्ट के बिना हम लोग हार ना जाएं। फिर से क्रिप्स मिशन के कुछ प्रपोजल्स होते हैं यहाँ, सारे के सारे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट होते हैं, और यू कैन से पॉलिटिकल पार्टीज़। यहाँ पे हमारे इंडिया में पता ही है मल्टी पार्टी सिस्टम हमेशा से चला आ रहा है, जहाँ पे कई सारी अलग अलग पार्टीज़ के पास पावर होता है टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स। तो वही यहाँ मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस, डिप्रेस्ड क्लासेस, सब कोई प्रेजेंट होता है एज द रिप्रेजेंटेटिव इन दिस क्रिप्स मिशन। और यहाँ प्रपोजल क्या क्या रखे जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा? सबसे पहले अगेन डोमिनियन स्टेटस आपको देंगे, देन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, फिर से वही बात आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये स्टार मार्क में कर दे रहा हूँ, इंडियन प्रोविंसेस जो है वो सेपरेट हो सकता है। राइट टू सीडीट, यानी कि यहाँ पे सेपरेट होने का राइट दे दिया गया इंडियन प्रोविंसेस को।
कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि नहीं पाकिस्तान के टुवर्ड्स। अब खुद बताओ, जब बलूचिस्तान कहेगा कि हम अलग हो जाएंगे इंडिया से, जब सिंध कहेगा कि हम अलग हो जाएंगे, पंजाब कहेगा अलग हो जाएंगे, तो ये सब अलग होकर एक साथ मिल जाएंगे और पाकिस्तान बना देंगे कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पे हो रही थी कि इंडियन प्रोविजन जो थे वो अलग हो सकते थे, ऐसा उस टाइम के प्रपोजल में कहा गया। फिर यहाँ पे डिफेंस और मिलिट्री के ऊपर सिर्फ ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहेगा। मीन्स यानी कि जो डिफेंस है और मिलिट्री है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगी। जो मेन पावर्स होती हैं वो तो ब्रिटिशर्स के पास रहेंगी, बाकी पावर दे देंगे इंडियंस को। ये अप्रोच था। देन सेफगार्ड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उनको हम बचाएंगे। बेसिकली कहा गया कि डिप्रेस्ड क्लास, मुस्लिम्स, इन सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अब इसका भी रिजेक्शन आता है, ठीक है। क्यों रिजेक्शन आता है? बिकॉज कांग्रेस का यहाँ पे फर्म डिमांड था पूर्ण स्वराज का, ठीक है। आप फिर से डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो, हमें डोमिनियन स्टेटस स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन था टुवर्ड्स पाकिस्तान। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप राइट दे रहे हो प्रोविंसेस को सेपरेट होने का, तो वो पाकिस्तान बना लेंगे कि नहीं। उसके बाद आप वही चीज़ है फिर से कि राइट टू सीडीड दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं नेटिव स्टेट्स भी अलग होना चाहेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाहेंगे। वैसे इंडिपेंडेंस के बाद ये प्रॉब्लम राइज हुआ ही था, वो सेकंड चैप्टर में बताऊंगा मैं। फिर आपने कहीं भी वॉर काउंसिल की बात नहीं की। अगस्त ऑफर के टाइम पे वॉर एडवाइजरी काउंसिल की बात हुई थी ना, लेकिन यहाँ पे आपने किसी वॉर काउंसिल की बात ही नहीं की। उसके बाद पांचवा रीजन फॉर द रिजेक्शन ऑफ कांग्रेस, गांधी जी ने इसको एज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्राइसिस बैंक नाम दिया था। क्यों? अब देखो, गांधी जी का मानना यह था कि ब्रिटेन जो कि खुद कहीं ना कहीं हार रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, बिकॉज उस टाइम पे जर्मनी गजब लड़ाई कर रहा था। मैं तुम लोग को सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा कि कैसे जर्मनी ने पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा कर दिया था, बस एक ब्रिटेन ही बचा था। तो वही था कि गांधी जी कह रहे थे कि तुम खुद यहाँ पे बचोगे कि नहीं उसका कुछ पता नहीं, और तुम लोग खुद हमें प्रॉमिस कर रहे हो कि हम तुमको ये दे देंगे तो वो दे देंगे, वॉर के बाद तुम खुद बचोगे कि नहीं, ये चीज़ थी। बाकी मुस्लिम लीग का क्या रीज़न था रिजेक्शन का? तो यहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं की, ये लोग उसी गाने में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान। देन इन लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कम से कम प्रोविंस का तो सेपरेट करने की बात कर रहे हैं ये लोग। चलो फिर 50-50 सीट्स, वही बात है कि यहाँ पे हमें इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी, यानी सेंट्रल लेवल पे जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बनेगी, उसमें हमें 50-50 सीट्स चाहिए, यानी कि रिजर्वेशन चाहिए मुस्लिम्स के लिए। देन सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करने की बात यहाँ पे करी नहीं गई, बिकॉज मुस्लिम लीग हमेशा से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करती थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं वो सारे मिलके एक मुस्लिम कैंडिडेट को ही इलेक्ट कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट होता है, जो कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के थ्रू लाया भी गया था, लेकिन बाद में इसको वापस ले लिया गया था ड्यू टू द डिमांड बाई कांग्रेस गांधी जी की अरे ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है सब पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी और वो कम्युनिटी अपने एक पर्टिकुलर लीडर को इलेक्ट करेगी। ठीक, इसी के साथ हमारा इतना टॉपिक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है वो आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद के जितने चैप्टर्स आएंगे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम लोग पढ़ेंगे। एंड गाइस, डे ऑफ डिलीवरेंस को यहाँ पे हिंदी में मुक्ति दिवस भी कहा जाता है, यानी कि छुटकारे का दिन। मैंने आप लोग को बता दिया था कि हिंदी वर्ड्स कहीं ना कहीं याद रह जाते हैं एग्ज़ाम्स में, और मैं इतने शॉर्ट में चीज़ों को इसीलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आप लोग को भी शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। अब कॉपी में आप लोग पूरा किताब ही छापने लग जाओ तो उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें दिमाग में याद रहती नहीं हैं, और ऊपर से एग्ज़ाम के पहले जब इतना सब दिमाग देखता है ना तो फिर वो याद हो ही नहीं पाता। आप एक कीवर्ड से चीज़ें समझ सकते हो कि हाँ लीडर अरेस्ट, यानी कि लीडर्स अरेस्ट हो गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के चालू होने से पहले ही, ठीक है। तो ऐसे नोट्स आप लोगों को बनाने चाहिए शॉर्ट में, क्रिप्स नोट्स। यहाँ पे मैं जल्दी से प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन दोबारा से रीड कर देता हूँ जो बुक में दिया है आपके। डोमिनियन स्टेटस वुड बी ग्रांटेड टू इंडिया इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ वॉर विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। Then second, immediately after the war, a constitution making body would be set up. It would consist of members from British India as well as native states.
The constitution so framed after the war would be adopted by British government on condition that any Indian province, if desired, could remain outside Indian Union and negotiate directly with British government. The control of defense and military operation, last point, during the war period would be retained by British गवर्नमेंट। ओके, तो ये जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो गई थी बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान था एंड कंट्री को कई सारे हिस्सों में बांटा जा रहा था क्योंकि नेटिव स्टेट्स भी अलग हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं अपना, चलो तो जल्दी से अब अपना सब टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, डेट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। अब रीजंस क्या थे क्विट इंडिया मूवमेंट आने के, तो देखो अभी अभी हमने समझा डेट क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया था, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। अब यहाँ पे जब सारे के सारे लीडर्स ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था तब कांग्रेस लीडर्स को ऐसा लगा कि ये ब्रिटिशर जो हैं वो हमें ऐसे आज़ादी तो देने नहीं वाले, बहुत हो गया शांति से रहना, बिकॉज पिछले बार तो हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो अब यहाँ पे मास लेवल पे दोबारा से नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस की तरह हमें एक मूवमेंट लाना होगा। देन सेकेंड रीज़न, अराइवल ऑफ जापान। अब ये समझो डैट उस टाइम पे जो सुभाष चंद्र बोस थे और उनकी आईएनई थी वो जापानीज असिस्टेंस से ही ना आखिरकार इंडिया के अंदर मार्च कर रही थी, तो लोगों ने ऐसा एप्रीहेंशन यानी कि अनुमान लगाया था कि कहीं जापानी हमारा नया इंपीरियल कंट्री ना बन जाए, ठीक है, ब्रिटेन को हटा के और जापान हम पे रूल ना करने लग जाए। वैसे तो सुभाष चंद्र बोस ने ये चीज़ कही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, जापान हमको आज़ादी दे देगा, और साथ ही साथ जनरल टोजो जो थे वहाँ के उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी डेट इंडिया इज़ फॉर इंडियंस, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक फियर था और किसी किसी के अंदर तो होप भी था, बट ये मिक्स फीलिंग जो थी उसके वजह से भी एक क्विट इंडिया मूवमेंट आना ज़रूरी था कि जब ब्रिटिशर्स हटेंगे तो जापान ऑटोमेटिकली हट जाएगा, बिकॉज हमारा कोई डायरेक्ट दुश्मनी तो है नहीं जापान के साथ। एंड द थर्ड रीज़न इज़ नो फेथ ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि बहुत हो गया, इतने सारे आप प्रपोजल्स ला रहे हो लेकिन सब में एक ही बात रिपीट कर रहे हो, डोमिनियन स्टेटस। अब फेथ नहीं रह गया था इंडियंस के अंदर ब्रिटिशर्स के टूवर्ड्स। क्रिप्स मिशन के बाद ये क्लियर हो गया था दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट विलिंग टू ट्रांसफर पावर टू इंडियन पीपल। गांधी जी का एक लाइन है दैट द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू जापान टू इन्वेड इंडिया। ठीक है, एक बार हम लोग बेट को रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मतलब चारा हटा देंगे। बेसिकली ब्रिटेन जो है वो एक टाइप से जापान के लिए चारा है, इसी वजह से वो इंडिया में आ रहा है। यहाँ पे राजा गोपालाचारी का नाम याद रखना है बिकॉज यही एक कांग्रेस लीडर थे जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि हमें क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें ब्रिटेन का वर्ल्ड वॉर में साथ देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि ऐसे मूवमेंट्स निकाल के उनको परेशान करना चाहिए। तो राजा गोपालाचारी जो थे वो बिल्कुल हट गए थे यहाँ से। अब यहाँ पे सबसे पहले क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि हाँ ऐसा कोई मूवमेंट जो है वो हम फ्यूचर में निकालेंगे कुछ समय बाद। तो ये चीज़ कहाँ होती है, वार्धा में, जुलाई के महीने में 1942 में ही। फिर उसके बाद फाइनली बॉम्बे में ग्वालियर टैंक में, ठीक है ना, बॉम्बे में ग्वालियर टैंक पे एक मीटिंग होती है 8 अगस्त को 1942 में, और वहीं पे ये क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हो जाता है। ठीक है, गांधी जी वहीं पे नारा देते हैं डू और डाई। ठीक है, डू और डाई यानी कि करो या मरो। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का एक टाइप से लहर जो है वो पूरे देश में फैल जाता है। डिमांड्स क्या क्या थे, हमें ब्रिटिश रूल ख़त्म करना है, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पे प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में PNG लिखा है, वो सेंट्रल लेवल पे जल्दी से जल्दी क्रिएट करना है, और जो भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उस पर हमारा रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। हम साथ देंगे लेकिन हम अपनी मर्जी से साथ देंगे आपका, ठीक है, आप ज़बरदस्ती नहीं अपना हमारे ऊपर धौंस चला सकते हो। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 8 अगस्त को ये सारी चीज़ें हुई, तब तक अगले ही दिन सुबह सुबह 9 अगस्त को सारे के सारे लीडर्स, यहाँ पे गांधी जी, नेहरू, पटेल और जितने भी लीडर्स थे कांग्रेस के, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है।
ठीक है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे मूवमेंट को लीडरशिप प्रोवाइड करने वाला कोई बचता ही नहीं है। ठीक है, और पहले से इन्होंने प्लान भी नहीं बना रखा था नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस की तरह कि हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, या फिर जैसे स्कूल्स में नहीं जाएंगे, कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, या फिर हम सिविल लॉज को तोड़ेंगे। ऐसी कोई चीज़ इस बार नहीं बताई गई थी, जैसे पहले सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया था। पहले सब कुछ डिफाइन कर दिया गया था, इस पर प्री डिफाइन नहीं था कुछ भी। तो इस वजह से लोगों के अंदर एक एम्बिग्विटी था, लोगों को सिर्फ इतना पता है था कि हमें नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करना है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इतना रिप्रेशन किया, लोगों को इतना लाठी से मारा पीटा और उनके घर उजाड़े और भी बहुत सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से लोगों को वायलेंस पे उतरना ही पड़ा था। अब यहाँ पे याद रखना दैट क्विट इंडिया मूवमेंट भले ही यहाँ पे फेलियर की तरफ जा रहा था इन रीजंस की वजह से, लेकिन वो फेलियर नहीं कहलाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला वॉयलेंट पब्लिक एजिटेशन। सुमित सरकार यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट को 3 फेजेस में बांट देते हैं। वो क्या कहते हैं? सबसे पहला फेज शुरू होता है अर्बन एरियाज यानी कि सिटीज़ में, जहाँ पे हड़ताल, प्रोसेशंस, डिमॉन्स्ट्रेशंस, स्ट्राइक्स स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेज में होती हैं। ठीक है, ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, बेसिकली हिंदी में इनको बोलूँ तो हड़ताल करना, भूख हड़ताल करना, है ना, नारेबाजी करना, यही सारी चीज़ें चल रही थी। वर्किंग क्लास इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स वेंट ऑन स्ट्राइक। यहाँ पे वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहा जा रहा है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेंटर्स कौन कौन से थे जहाँ पे ये सब हो रहा था? बॉम्बे, कानपुर, जमशेदपुर एंड अहमदाबाद, ये 4 जगह थे। उसके बाद दूसरा फेज़ यहाँ पे रूरल इंडिया में चल रहा होता है, यानी कि गांव देहात में, बेसिकली विलेजेस में, जहाँ पे जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट थी वो इस्टेब्लिश हो रही थी। अब पैरेलल गवर्नमेंट, टेम्प्रेरी गवर्नमेंट, कुछ भी कह लो, यू कैन से दैट एक टाइप से डिफैक्टो रूल वहाँ पे हो रहा था। जैसे आज के टाइम पे जो हमारा चाइना है, अक्साई चीन के ऊपर डिफैक्टो कंट्रोल करके बैठा है ना, कि हम लोग नहीं मानते हैं कि भले चाइना का रूल है, लेकिन चाइना तो अपने आप को समझता है कि नहीं हमारा रूल है। जैसे पाकिस्तान पीओके के ऊपर करके बैठा है, वैसे ही बस ये समझ लो कि ये लोग कुछ टाइम के लिए हटा दिया करते थे ब्रिटिशर्स को पोजीशन से और खुद रूल करने लग जाते थे इन पर्टिकुलर एरियाज़ में, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश का बलिया था, ठीक है, जो कि ईस्टर्न यूपी में आता है। बलिया के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे आए तो सातारा महाराष्ट्र में है। उसके बाद तामलुक जो कि मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है बंगाल के, और तेलशेर जो कि उड़ीसा में है। इन जगहों पे हमको पैरेलल गवर्नमेंट्स देखने को मिली थी। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो लोग थे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे कि पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राफ और टेलीफोन वायर्स को कट किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो लोग कर रहे थे गांव में। उसके बाद थर्ड फेज हम लोग देखते हैं कि शुरू होता है, बेसिकली कह सकते हैं सितंबर के महीने में 1942 में, जब जयप्रकाश नारायण और रामानंद मिश्रा, ये 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स एस्केप कर देते हैं हजारीबाग जेल से, है ना, भाग जाते हैं जेल से और अंडरग्राउंड मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। बेसिकली कह सकते हो ना कि वॉयलेंट एक्टिविटीज चालू हो जाती है। अब यहाँ पे एक रेडियो भी इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया था। तो प्रेस के ऊपर सेंसरशिप है तो लोगों को खबर कैसे देंगे कि ब्रिटिशर्स कर क्या रहे हैं? तो उसी के लिए यहाँ पे जो अनाउंसर थे रेडियो की, उनका नाम था उषा मेहता। ये नाम भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने फॉरेन रह के भी इस मूवमेंट को एज अ नॉन वायलेंट गुरिल्ला वारफेयर कहा था। फिर ये जो मूवमेंट है वो कह सकते हैं कि 1944 तक धीरे धीरे इसका पेस कम हो गया, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे लीडर्स थे उनको भी जेल से आज़ाद कर दिया गया था और रिवोल्यूशनरीज ने उस दिन को तिलक डे की तरह मनाया था। बाकी एक और बात है, यहाँ पे गांधी जी ने ग्वालियर टैंक के मीटिंग में क्या कहा था सारे सत्याग्रहीज को? करेंगे या मरेंगे, everyone is free to go to the fullest length under ahimsa to complete deathlock by strikes and other non-violent means. Seek and face death. Individuals go out to die that the nation will survive. यानी कि कुछ भी करो, बस आज़ादी हमें चाहिए। ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे सोशलिस्ट जो थे उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन दिस मूवमेंट। अरुणा आसफ अली थी, है ना, शी वॉज अ सोशलिस्ट एक्टिविस्ट। याद रखना इस मूवमेंट का भले प्रचार पहले से नहीं हुआ था, यानी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था कि हाँ ये ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन पूरे देश में वाइल्ड फायर की तरह ये जो मूवमेंट था वो
फैल गया था और लोग रेलवे ट्रैक्स तक को डैमेज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मुस्लिम लीग था, हिंदू महासभा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, पुलिस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, गवर्नमेंट वर्कर्स थे, जो अमीर लोग थे यानी कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, नेटिव रूलर्स थे, या फिर हम लोग कह सकते हैं हमारे प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, इस मूवमेंट को। तो पूरे तरीके से मास लेवल का नहीं बन पाया। हाँ, लोकल लोगों ने सपोर्ट किया, पीजेंट्स, वर्कर, वुमेन, स्टूडेंट्स, इन सब ने, इस वजह से सक्सेसफुल कहीं ना कहीं हो पाया था। बाकी स्ट्रॉन्ग सेंटर्स कौन कौन से थे मूवमेंट के, तो यहाँ पे सबसे पहले तो भागलपुर, हजारीबाग और सहारन बिहार के ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर बनारस, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, ये यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया था तामलुक, साथ ही साथ यहाँ उड़ीसा का तेलशेर, नासिक, सातारा महाराष्ट्र के। तुम लोग को सिर्फ 4 नाम याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बलिया, तामलुक, तेलशेर और सातारा, ठीक है। मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ कि बलिया के चित्तू पांडे थे, उन्होंने ये किया था, तो तेलशेर के ये थे, वो थे, उतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम याद रखो और चीज़ों को लिखो कि हाँ यहाँ यहाँ पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुए थे और एक टाइप से टेम्पररी आज़ादी इन लोगों को मिल गई थी। उसके बाद यहाँ पे ये मूवमेंट फेल क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द मूवमेंट। सो फर्स्ट इज द अरेस्ट ऑफ लीडर्स। जब यहाँ पे लीडर्स ही नहीं होंगे, तुम लोग सोशोलॉजी में पढ़ोगे दैट एक सोशल मूवमेंट के लिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो सारे अपने कह सकते हैं जनता को लीड करती है कि हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, एक डायरेक्शन, एक पाथ दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पहले ही लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया 9 अगस्त को। फिर उसके बाद कोई प्री प्लान नहीं था, मैंने बताया ना कि पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं थी कि हमारा ये प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। एक मूवमेंट के लिए एक प्रोग्राम होना ज़रूरी होता है, जैसे पिछले मूवमेंट्स में था। फिर उसके बाद सपोर्ट नहीं मिला, किससे, नेटिव रूलर से, सीपीआई से, हिंदू महासभा से, मुस्लिम लीग से, सारे लोगों से सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। जब इनसे सपोर्ट नहीं मिला तो बताओ मूवमेंट हम लोग कैसे जीत पाएंगे, जब इंडियंस ही इंडियंस के खिलाफ हैं, ये लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद रुथलेस रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रुथलेस रिप्रेशन। रुथलेस रिप्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा था मूवमेंट को। जितनी भी पुलिस थी उनको ऑर्डर कर दिया गया था कि आप ओपन फायर करो, ठीक है ना। यहाँ पे एरोप्लेन से गन शॉट किया जा रहा था लोगों के ऊपर। सोचो, जो आम जनता प्रोटेस्ट कर रही है अपनी आज़ादी के लिए, उनको बदतर से बदतर तरीकों से कह सकते हैं तड़पाया जा रहा है, ठीक है। उनको अरेस्ट किया जा रहा है। इन सबको पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहा जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कोई लॉ, कोई क्राइम नहीं किया है, कुछ एज सच लॉ नहीं तोड़ा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सरकार के खिलाफ हैं तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। साथ ही साथ प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया था। अब सोचो, प्रेस तो उस टाइम पे एक मीडियम था मास कम्युनिकेशन का, कोने कोने तक यहाँ पे खबर पहुँचाता था कि ब्रिटिशर्स ये कर रहे हैं या फिर गांधी जी ने ये कहा है। अब जब वही नहीं है तो लोगों तक मैसेज पहुँचेगा कैसे। उस टाइम ये इंटरनेट तो था नहीं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया एंड एनीथिंग। अब उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस को भी बैन कर दिया गया था एज ए इनलीगल पार्टी, बिकॉज वो उनके खिलाफ थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। यहाँ हम लोग सिग्निफिकेंस भी देखें तो सबसे पहले पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड वुमेन, यानी कि जो हमारी यंग यूथ था उसने यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, स्कूल कॉलेजेस को बॉयकॉट किया। जो वुमेन थी उन्होंने यहाँ पे पर्दा सिस्टम को त्यागा, अपने घर से बाहर निकली और डिमॉन्स्ट्रेशन किए रोड पे आके। फिर उसके बाद इंथुजियाज्म अमॉन्ग इंडियंस, यानी कि हमारे जो इंडियंस थे अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनको कितना भी लाठी से मारो, उनको जेल में डालो, जो करना है हमारे साथ करो, बस हमें आज़ादी चाहिए। और आज़ादी के लिए किसी भी हद तक इंडियन जा सकते थे। गांधी जी ने कहा था ना, करेंगे या मरेंगे। उसके बाद ब्रिटिश रूल वॉज शेकन। क्यों शेकन? बिकॉज यहाँ पे क्लेमेंट एटली ने साफ साफ कह दिया था कि अब यहाँ पे हम लोग ज़बरदस्ती होल्ड नहीं कर सकते हैं पावर इन इंडिया। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से इसको कंपेयर किया जाता है, उस लेवल का एग्रेशन लोगों में था। फिर उसके बाद पैरेलल गवर्नमेंट्स, यहाँ पे सिग्निफिकेंस था कि टेम्पररी आज़ादी लोगों को मिल गई थी, कुछ हद तक लोग जो है वो सरकार बना पाए थे, आज़ादी गेन कर पाए थे। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्रिटिश रूल था, अब वो समझ चुका था कि अब हम ज़्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं वाले हैं,
ठीक है, तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। मूव ऑन टू टॉपिक नंबर 2, दैट इज सुभाष चंद्र बोस एंड INA, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। अच्छा, याद रखना दैट क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ब्रिटिशर्स एक भी क्रिटिसिज्म नहीं फेस करना चाहते थे। उन्होंने पूरे तरीके से रॉलेट एक्ट को वापस ला दिया था। याद है रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग मास्करे हुआ था। वो सब चीज़ 11th का सिलेबस है। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ दैट ब्रिटिशर्स कोई भी अगर क्रिटिसिज्म करता था उनके बारे में तो उसको उड़ा देते थे, एग्जीक्यूट कर देते थे, यू कैन से। और यहाँ पे लॉर्ड वेवल ने चर्चिल को लेटर लिखते टाइम बोला था दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू होल्ड इंडिया बाय फोर्स आफ्टर द वॉर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट वुड इन फैक्ट बी वाइज, यानी कि समझदारी होगी, टू स्टार्ट नेगोशिएशन बिफोर द एंड ऑफ द वॉर। हमें सब समझौता चालू करना चाहिए इनके साथ। साथ ही साथ यहाँ पे जो सुपर पावर्स थे, अमेरिका, चाइना, USSR, ये लोग भी कह रहे थे कि यार ब्रिटिशर्स को कुछ करना चाहिए, बिकॉज ऐसे मूवमेंट जो हैं वो आगे चल के ब्रिटिशर्स को हाई लेवल पे इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट लेट मी गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। उनका जन्म यहाँ पे 1897 में हुआ था, कटक में, जो कि उड़ीसा में है, और उनको पॉपुलरली नेताजी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 1921 में पास किया था, बहुत कम एज में। याद रखो, जो आज के टाइम पे UPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, वर्ल्ड का, इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम, वो उन्होंने उस टाइम पे पास किया था। और पास करने के बाद उन्होंने छोड़ भी दिया था उसको कि मैं ब्रिटिशर्स की गुलामी नहीं करूँगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे उनके इंस्पिरेशन कौन थे? चित्तरंजन दास, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। CR दास के इन्फ्लुएंस से ही वो पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे। ठीक है, फिर उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उन्होंने कई बार इम्प्रिजनमेंट को सफ़र किया था प्रोटेस्ट करने की वजह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन हमेशा वो मॉडरेट्स के खिलाफ थे। यानी उनको नहीं अच्छा लगता था कि अरे पीसफुली ये सब काम क्यों करना है। ठीक है, हम लोग एक्टिव रेजिस्टेंस करते हैं, वायलेंस करते हैं और ब्रिटिशर्स को निकालते हैं यहाँ से। ठीक है, तो वो रेडिकल मेथड्स के ऊपर बिलीव रखते थे। वो हमेशा डोमिनियन स्टेटस रेजोल्यूशन को अपोज करते थे। उनका कहना था कि हमें डायरेक्टली पूर्ण स्वराज का मांग करना चाहिए। याद रखना, यहाँ पे उनका रिफ्ट विद गांधी जी भी देखने को मिलता है। क्यों? बिकॉज दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। कहाँ गांधी जी शांति के मूर्ति, यानी कि उनको नॉन वायलेंस पसंद है, ट्रुथ पे चलने वाले व्यक्ति, पीसफुल मीन्स से काम करने वाले व्यक्ति, और कहाँ सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे रेडिकल मीन्स यूज़ करने वाले, वायलेंस यूज़ करने वाले। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स को एक्टिव रेजिस्टेंस के थ्रू हटाना है, उनका ये सोचना था। तो इसी वजह से गांधी जी के साथ हमेशा उनका मतभेद चलता रहता था। लेकिन ये नहीं है कि उनके बीच में कॉपरेशन ही नहीं था, कॉपरेशन फुल था। जब गांधी जी को ज़रूरत पड़ती थी तो बोस सपोर्ट करते थे, और बोस ने यहाँ पे गांधी जी को फादर ऑफ नेशन का टाइटल भी दिया था, और उन्होंने कहीं ना कहीं क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट भी किया था। याद है ना, मेन कह सकते हैं हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन हुआ था कांग्रेस का, वही एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था बिटवीन देम। ये वर्ड्स का यूज़ किया करना अपने एग्जाम्स में, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कॉनिटेशन, मार्क्स मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था कि हरिपुरा नाम का एक जगह है गुजरात में, तो प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन होता था, बिकॉज कांग्रेस के लीडर को प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो उसमें 1938 में हरिपुरा में ये सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। अब इनके जीतने के बाद इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स ला दिए थे कांग्रेस में। उनका कहना था कि हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग सोशलिज्म पे फोकस करेंगे। उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी को लॉन्च किया था। उसके बाद उन्होंने यहाँ बात की थी कि हम पीजेंट्स को सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी और दूसरे जो राइटिस्ट लीडर्स थे, उनका ये कहना था कि नहीं, हमें यहाँ पे पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ को फॉलो करना चाहिए। इसी के चलते यहाँ पे गांधी जी, क्योंकि खुद पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे सिविल डिसोबीडियंस के बाद, तो खुद प्रेसिडेंटशिप ना लड़के उन्होंने अपने एक कैंडिडेट पत्ताभाई सीतारमैया को खड़ा किया त्रिपुरी सेशन में प्रेसिडेंटशिप के लिए 1939 में, है ना। त्रिपुरी CP में है, यानी मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे क्या होता है, तो
पत्ताभाई सीतारामैया हार जाते हैं। अब उनके हार के वजह से दोबारा सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन जाते हैं कांग्रेस के। तो अब लेकिन यहाँ पे गांधी जी और उनके फॉलोअर्स जितने भी लीडर्स होते हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर ही नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करते हैं, यानी कि उनकी बात ही नहीं मानते हैं बोस की और उनको बिल्कुल इग्नोर करने लगते हैं। अब ये चीज़ बोस को पसंद नहीं आती है और वो क्या करते हैं कि 1939 में ही अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं लेफ्टिस्ट के साथ मिलके, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की, ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, राइटिस्ट का मतलब है जो लोग कैपिटलिज्म पे या फिर कह सकते हैं डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, और लेफ्टिस्ट का मतलब है जो लोग सोशलिज्म पे बिलीव करते हैं, ठीक है, कम्युनिज्म को बढ़ावा देते हैं, इक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। तो इनका फॉरवर्ड ब्लॉक भी इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बना था कि हमें पीजेंट्स का साथ देना है, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म करना है, वर्कर्स का साथ देना है, ठीक है, ये सारे सोशलिज्म के मॉडल्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है। लाइट चली गई, इस वजह से अंधेरा हो गया गाइस। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अपने फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी इन्होंने 1939 में बनाया उसके साथ मिल के रेडिकल एक्टिविटीज़ चालू करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं कलकत्ता में। तो हाउस अरेस्ट से उन्होंने यहाँ पे इस्केप किया अपने आप को डिस्गाइज करके, ठीक है ना, जिसको ग्रेट इस्केप कहा जाता है। वो यहाँ पे इतना लंबा ट्रेवल करने के बाद सी रूट के थ्रू जर्मनी पहुँचते हैं और जर्मनी में जाके वो हिटलर से मिलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि इंडियंस को आज़ादी दिलाने में वो मदद करें, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करें। लेकिन जर्मनी जो था वो इतना दूर था, यूरोप में था, और इंडिया यहाँ एशिया में। तो इस वजह से हिटलर ने बोला कि आप जापान के पास जाओ, ठीक है। तो वहीं जर्मनी में वैसे सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन लीजन को फॉर्म किया था 1941 में। इंपॉर्टेंट है, 1941 में इंडियन लीजन फॉर्म हुआ था ना। व्हाट वाज इंडियन लीजन? तो बेसिकली जितने भी सोल्जर्स को जर्मनी ने कैप्चर कर रखा था अफ्रीकन फ्रंट पे, जो लड़ने आए थे ब्रिटिशर्स के साइड से, उन्हीं को यहाँ पे लेके सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन लीजन को फॉर्म किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक फ्री इंडिया रेडियो सेंटर भी फॉर्म किया ताकि वो इंडियंस को सूचना दे सके, ठीक है ना, मैसेजेस भेज सके। और एक जो पेट्रियट था नैम्बियर नाम का, वही इसको कंडक्ट करता था, रेडियो को। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में जो जापान है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत एक्टिवली लड़ाई कर रहा था, ठीक है ना, बिकॉज वो भी एक्सेस का पार्ट था। अब यहाँ पे रास बिहारी बोस नाम के एक एग्जाइल्ड पेट्रियट होते हैं वहाँ सिंगापुर में। तो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को फॉर्म किया था 1928 में, और वही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान के साथ मिली हुई थी, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि कैप्टन मोहन सिंह के अंडर यहाँ पे जितने भी कैप्चर्ड इंडियन सोल्जर्स थे जापान ने, जिनको जेल में बंद रखा था, उनको यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी का पार्ट बनाया। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया और इस आज़ाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बना दिया, ठीक है ना। वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। अब यहाँ पे टोक्यो कॉन्फ्रेंस 1942 में हुआ था, उसी में डिसाइड हुआ था कि हाँ आईएनए बनेगा। फाइनली बैंकॉक कॉन्फ्रेंस जो 1942 में हुआ, उसी के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ था। बेसिकली इसका इस्टेब्लिशमेंट 1942 में लिख सकते हो तुम लोग। फिर एज अ कमांडर इन चीफ बोस एक्टिविटीज़ चालू करते हैं, इंडिया के टूवर्ड्स मार्च करते हैं और स्लोगन देते हैं, दिल्ली चलो, जय हिंद, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यू शैल गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। ये वाली चीज़ तो सबने सुनी होगी। जनरल टोजो के मदद से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बोस जापानीज़ वेपनरी का यूज़ करके यहाँ पे अंडमान निकोबार आइसलैंड को आज़ाद कर देते हैं, ठीक है। वहाँ पे अपना ये जो ट्राई कलर इंडियन फ्लैग है उसको होस्ट करते हैं। देन मलाया, बर्मा, इन सबको पार करते हुए इंडियन फ्रंटियर्स में वो एंटर कर जाते हैं आईएनए को लेके। असम के बॉर्डर्स में यहाँ पे जम के लड़ाई होती है ब्रिटिश आर्मी और आईएनए के बीच में। फाइनली हम लोग देखते हैं कि पहली बार हमारे देश के ज़मीन के ऊपर इंडिया का फ्लैग लहराया गया था, लेकिन यहाँ पे हार जाते हैं बेचारे
सुभाष चंद्र बोस। क्यों? बिकॉज जापान जो है वो रिट्रीट कर जाता है। क्यों रिट्रीट कर जाता है? तो उसके पीछे यहाँ पे रीज़न है डिफीट ऑफ एक्सेस पावर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यू नो ना कि कैसे जर्मनी इटली हार गई और उसके बाद फिर फाइनली जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब्स अमेरिका ने गिरा दिए थे, जिसकी वजह से वो लोगों ने हार मान लिया था। तो बस अब कोई एजिस्टेंस बचा नहीं, तो आईएनए का इवेंचुअल डिफीट देखने को मिला। बोस वहाँ से स्केप करके जापान की तरफ जा रहे थे प्लेन से, लेकिन उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो मर गए, ऐसा कहा जाता है। अब उनकी डेथ के बारे में अभी तक मिस्ट्री है कि उनका क्या हुआ। याद रखना, जो आईएनए के हेडक्वार्टर्स थे वो रंगून और सिंगापुर में थे, और यहाँ पे एलाइड फोर्सेस जो थे वो भी ब्रिटेन का हेल्प कर रहे थे आईएनए को हराने में। एक और ज़रूरी बात है, यहाँ पे वुमेन्स का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन था आईएनए में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे जो सोल्जर्स थे वो मेन थे, बिकॉज यहाँ पे एक अलग से रेजिमेंट था, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, जिसमें वुमेन्स थी। देखो, इसका डिफीट तो हुआ, ठीक है, क्रिटिसाइज भी किया गया इंडियंस के ही द्वारा। क्या कह के? कुछ इंडियंस को ऐसा लगा कि यहाँ पे एक्सेस पावर से हेल्प मांगना बहुत ही गलत बात थी। हम लोगों को अपने देश को आज़ाद कराने के लिए दूसरे देश से क्यों हेल्प मांगना पड़ा, है ना? लेकिन बहुत से लोगों ने बोस को कहा कि कहीं ना कहीं उनका ये एक स्टेप था और आज़ादी के लिए उन्होंने कदम तो बढ़ाया, है ना? भले उन्होंने हेल्प लिया, लेकिन उनके अंदर एक ही चीज़ थी कि हमें देश को आज़ाद करना है ना? सो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था पेट्रोटिज्म का, देशभक्ति का। नाउ सिग्निफिकेंस क्या था इस मूवमेंट का? पूछ सकता है ना कि आईएनए का डिफीट तो हो गया, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंस तो होगा ना। देखो, आईएनए की वजह से इंडियन रॉयल नेवल म्यूटिनी हमें देखने को मिली बॉम्बे में। अब यहाँ पे जो नेवी के कह सकते हैं कमांडर्स होते हैं, तो उन्होंने म्यूटिनी की, बगावत की ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इसी के बाद सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, कलकत्ता, मद्रास, कराची, यहाँ पे भी हमें ये म्यूटिनी देखने को मिली, नेवल म्यूटिनी, है ना? फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट, वर्कर्स स्ट्राइक। यहाँ पे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मदद से वर्कर्स का हमें डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिला इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ट्रायल चल रहा था आईएनए के सोल्जर्स का, तब लोगों ने प्रोटेस्ट किया रेड फोर्ट पे दिल्ली में कि यहाँ पे ये हीरो हैं हमारे कंट्री के, जिन्होंने नेताजी के साथ स्ट्रगल किया है इंडिपेंडेंस के लिए, इनको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, यानी कि फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है, ठीक है? इनको आज़ाद कर दिया जाना चाहिए, ठीक है? तो गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है दैट वी विल ट्राई ओनली दोज आईएनए मेंबर्स हु वर एक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड ब्रूएलिटीज, यानी कि जो अत्याचार के लिए ब्लेम्ड हैं। वैसे आईएनए का कोई सोल्जर अत्याचार तो किया नहीं होगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ये कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको पूरे तरीके से इंडियन आर्मी और पुलिस के सपोर्ट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बिकॉज अब यहाँ पे वो लोग भी इंडिपेंडेंस वाले मूवमेंट के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है? अभी अभी हम देखा ना, ये जो रॉयल नेवल म्यूटिनी थी, इसी की वजह से कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन प्लान भी आया था इसके बाद, वो ज़रूरी बात है। चलो आगे, नेक्स्ट टॉपिक। Now we shall start our topic number 3, that is transfer of power from 1945 to 47. जनरली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद आखिर हमें आज़ादी मिली कैसे? क्या रीजंस थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एटीट्यूड में चेंज आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से? सबसे पहले इकोनॉमिक डिवास्टेशन, यानी कि जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। जर्मनी, इटली, इन सब के साथ वॉर्स लड़ के उनका जो जीडीपी था वो ख़त्म हो चुका था। हम लोग कहें तो यहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ था। लंदन के ऊपर बॉम्बिंग की थी ना जर्मनी में, याद है? तो इन्हीं सारी चीज़ों के वजह से यहाँ पे ब्रिटेन की इकोनॉमी कहें तो हम लोग बिल्कुल डिक्लाइन हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे राइज ऑफ सुपर पावर्स। कौन से सुपर पावर्स? तो यूएसए एंड यूएसएसआर, यू नो ना, बाइपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो गया था, यानी कि अब इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो अब ये जो अभी तक माइटी ब्रिटिश एम्पायर चल रहा था उसका अब फॉल हो गया। देन एंड ऑफ यूरोपियन हेजिमनी,
यानी कि अभी तक यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ डोमिनेट कर रही थी पूरे वर्ल्ड पावर को, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। बट यहाँ पे हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सारे मेजर यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो यहाँ पे कह सकते हैं डिक्लाइन हो गए बहुत बुरे तरीके से। देन विक्ट्री ऑफ लेबर पार्टी। अभी जो लेबर पार्टी थी उसका मेन एजेंडा ही था इलेक्शन का, कैंपेन के टाइम पे, कि हमें इंडिया को आज़ादी देनी है। बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटेन के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट में थे कि हाँ अब इंडिया को आज़ादी दे देनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे अब विंस्टन चर्चिल को हटा के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1945 में क्लेमेंट एटली। वही यहाँ पे जब आते हैं तो धीरे धीरे करके अब आज़ादी की तरफ अपना विचार आगे रखते हैं। देन इफेक्ट ऑफ INA एंड रॉयल नेवल म्यूटिनी। अब इन सारी चीज़ों की वजह से ऑलरेडी यहाँ पे जो ब्रिटेन था वो इंडिया में वीक हो चुका था, बिकॉज अब फोर्स से तो होल्ड कर नहीं सकते हो, बिकॉज आपका आर्मी खुद साथ नहीं देने वाली है। देन एंड ऑफ इम्पीरियलिज्म। यहाँ पे अटलांटिक चार्टर साइन किया गया था US से ब्रिटेन के द्वारा 1941 में, और उसमें कहा गया था कि अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोलोनियलिज्म वाली पॉलिसी चली आ रही है इतने सालों से वो ख़त्म की जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें डीकोलोनाइजेशन देखने को मिलता है सारे कंट्रीज़ का, घाना, केन्या, इन सब का नाम तुम लोग आगे देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद फाइनली हम लोग देखते हैं कि वेवल प्लान आता है 1945 में, शिमला एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, लेकिन वहाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ही एग्रीमेंट्स नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना, उनके बीच में कह सकते हैं झगड़ा हो जाता है। इस वजह से फिर फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, मई के महीने में। अब इसके 3 मेंबर्स होते हैं, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि पहले भी यहाँ पे क्रिप्स मिशन लेके आ चुके थे। ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर नए लोग हैं। अब यहाँ पे प्रपोजल्स क्या क्या दिए गए थे, ठीक है, इसको ऑफकोर्स क्लेमेंट एटली नहीं भेजा था। सबसे पहले इंडियन फेडरेशन बनाया जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पे सेंटर होता है, स्टेट होता है ना, उन दोनों के बीच में जब डिवीजन ऑफ पावर होता है तो उसको फेडरेशन कहते हैं। ये चीज़ तो क्लियर होगी। देन सेंटर के पास कौन सी पावर होगी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डिफेंस की और फॉरेन अफेयर्स की, कम्युनिकेशन की। यहाँ पे प्रोविंसेस की ग्रुपिंग कर दी गई। ये ग्रुपिंग वाला पॉइंट ही अभी मैं बताऊंगा तुम लोगों को पढ़ के कितना ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि ग्रुपिंग जो थी वो ऐसे की गई थी कि ग्रुप A हिंदू, ग्रुप B मुस्लिम, ग्रुप C मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, है ना। फिर उसके बाद राइट टू सीडीड दे दिया गया इन ग्रुप्स को कि आप जो ग्रुप्स हैं वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, आप लोग अलग हो जाइए, डायरेक्टली हमसे नेगोशिएट करिए, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का चाहें तो आप पार्ट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था वो एक टाइप से न्यू कॉलोनिज्म था, है ना, जहाँ पे कंट्रीज़ को अपना पार्ट बना के उनके ऊपर इकोनॉमी का कंट्रोल लेना मेन मोटो था, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा, फाइनली ये डिमांड अब पूरी हुई। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इज़ अ टेम्पररी गवर्नमेंट। जब तक ऑफिशियली यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं हो जाता है, इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता है, एक इलेक्टेड सरकार नहीं बन जाती है, जो कि 1952 में बनी थी फाइनली आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जवाहरलाल नेहरू जीते थे, कांग्रेस पावर में आई थी। लेकिन तब तक एक इंटरिम गवर्नमेंट चलेगी ना, जो कि एक टाइप से डी फैक्टो कंट्रोल बनाए रखेगी। डी फैक्टो से ज़्यादा कह लो कि टेम्पररी रूल। देन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जो है उसका इलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। अब इसको रिजेक्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा, लेकिन एक्सेप्ट किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। रिजेक्ट क्यों किया गया, ग्रुपिंग था, ग्रुपिंग का मतलब पाकिस्तान का फॉर्मेशन था, और एक्सेप्ट तो करेगी मुस्लिम लीग जब पाकिस्तान की बात आई तो, ठीक है। देखो क्या क्या प्रपोजल थे कैबिनेट मिशन प्लान के। सबसे पहले एन इंडियन फेडरेशन कंप्रोमाइजिंग ब्रिटिश इंडिया एंड नेटिव स्टेट्स वुड बी फॉर्म्ड। देन द सेंटर वुड कंट्रोल ओनली द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड द कम्युनिकेशन। ऑल अदर सब्जेक्ट्स वर लेफ्ट टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। द इंडियन नेटिव स्टेट वुड एक्सीड लेटर। द प्रोविंसेस वुड एंजॉय कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड फॉर्म 3 ग्रुप्स, यानी तीनों के तीनों ग्रुप्स के पास जो है वो ऑटोनॉमी होगी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, यानी कि उनके पास सेल्फ रूल करने की पावर होगी, ठीक है। वो अपने
डोमेन में इंडिपेंडेंट होंगे रूल करने के लिए। ग्रुप ए वुड कंप्रोमाइज द हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ मद्रास, सीपी यानी मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश उस टाइम का यूनाइटेड प्रोविंस जिसमें उत्तराखंड भी आता था, बिहार एंड उड़ीसा। 3 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ एंड कॉर्ग वुड जॉइन ग्रुप ए। ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% चांसेस होते हैं इसके आने के। फिर यहाँ पे जो बच्चे हैं वो लिख नहीं पाते हैं कि हाँ इस ग्रुप में ये थे, तो एक बार फिर से मैं एम्फेसिस डाल रहा हूँ इसके ऊपर कि ग्रुप ए में मद्रास, सीपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कॉर्ग ये सब थे। तुम लोग कुछ नाम भी याद रख लो जैसे सीपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, तो काम बन जाएगा। ये सब क्या है, हिंदू डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। फिर ग्रुप बी वुड कॉम्प्रोमाइज द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, सिंध ये भी पाकिस्तान में है। फिर ग्रुप सी वुड कॉम्प्रोमाइज बंगाल एंड असम। तो ये आसान है याद रखना कि ग्रुप बी में यहाँ पे पाकिस्तान के टाइम पे आज जो प्रोविंसेस हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया। और ग्रुप सी में यहाँ पे बंगाल और असम है, वो दोनों तो पास पास ही हैं, ठीक है, तो याद रखना आसान हो जाएगा। तो ये दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी हो गए। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि जो ग्रुपिंग थी वो मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं की गई थी। Each group had the right to opt out of federal union after election of its legislature council under the new constitution. Each group was to settle its own constitution. यानी वो अलग हो सकते हैं अपना legislative council के election के बाद। For the election of the constitution making body, 3 main communities, namely Journal, all person who were not Muslim or Sikh, Muslim and Sikh were recognized. Each group would elect its own representative by the method of proportional representation with the single transferable vote system. इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस में मैं बढ़िया से बताऊंगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जितने नंबर ऑफ वोट उतने नंबर ऑफ सीट। यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, वैसे कह लो सिंगल ट्रांसफरेबल, मतलब कि ट्रांसफर हो जाना वोट्स का। Constitution making body would conclude a treaty with Great Britain to provide for certain matters arising out of transfer of power. India would be free to decide whether it would remain within ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और secede फ्रॉम इट, यानी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ इंडिया रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है वो उनके ऊपर है। ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग द कैबिनेट मिशन proposed the formation of an interim government at center with the support of major political parties of India. Okay? देन यहाँ पे क्यों नहीं डायरेक्टली पाकिस्तान की ही बात कर दी गई, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने पाकिस्तान डिमांड को रिजेक्ट करते हुए कहा कि 2 नेशन थ्योरी जो है वो अप्लाई ही नहीं की जा सकती है। क्यों? बिकॉज सबसे पहले तो ये इम्पॉसिबल था कि इतने सारे जो नॉन मुस्लिम्स रह रहे थे बंगाल और असम में उनको पाकिस्तान के अंदर डाल दिया जाए, है ना, ये तो अनफेयर ट्रीटमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं वो डिमांड करने लगेंगे सेपरेट स्टेट का, जैसे हुआ ही सही में ये पाकिस्तान के बनने के बाद खालिस्तान डिमांड उठ गया था सिक्स का, है ना। फिर तीसरी चीज़, ये जो प्रपोजल था वो अगेंस्ट था डीप सीटेड रीजनल टाइज के। मतलब ये है कि आज के टाइम सही में वो चीज़ हुई कि कैसे पंजाब का जब 2 हिस्सों में बंटवारा हो गया तो आधे लोग उधर चले गए, आधे लोग इधर चले गए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, लोग, रिलेशंस, ये सब बहुत अच्छे से हो नहीं पाई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी उस टाइम पे। मूवीज़ बनी है इसके ऊपर, देखना ज़रूर। और जियोग्राफिकली ये पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज सोचो ये चीज़ हुई भी कि यहाँ पे एक तरफ आप मांग रहे हो बंगाल का हिस्सा जो कि इधर है और एक तरफ पंजाब का हिस्सा जो इधर है ना। मैप पे ध्यान देना, मैप यहाँ पे वैसे मैंने लगाया भी है। यहाँ पे क्या हुआ था, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान बना था कि नहीं, बाद में क्या हुआ, बांग्लादेश बन गया, क्योंकि वो दोनों के बीच में कॉपरेशन ही नहीं बैठ पाया, जोग्राफिकली सेपरेट होने की वजह से बीच में इंडिया आ जा रहा था दोनों पाकिस्तानों में। ये ग्रुपिंग इसीलिए की गई ताकि मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट करे, जो पिछले इतने बार से रिजेक्ट करते आ रही थी। अब क्या रिएक्शन आया कांग्रेस का, कांग्रेस ने ये सोचा कि कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो ग्रुपिंग के थ्रू पाकिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ठीक है, लीग एक्सेप्ट कर लेती है, लीग को ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारा टेक्निकल रिकॉग्नाइजेशन है ऑफ पाकिस्तान।
पंजाब जो है वो अपोजिशन करता है, यानी सिख कम्युनिटी कहती है कि इसमें तो हमारा फ़ायदा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ग्रुप बी में हमको डाल दिया गया है जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स का पार्ट है, तो हम लोग कहाँ जाएं। फिर डिप्रेस्ड क्लासेस का अलग ओपिनियन था, वो लोग का भी यही कहना था, जैसे कि बाबू जगजीवन राम और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दोनों ही लोग डिप्रेस्ड क्लासेस का अलग अलग ग्रुप चलाते थे, वो लोग भी अपोज किए इस प्रपोजल को, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक सीट दी गई थी इंटरिम गवर्नमेंट में। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होता है 1946 में। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होता है जुलाई के महीने में। मई में प्रपोजल आया, जुलाई में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में क्या हुआ, एक चार्ट दिखाता हूँ मैं, ये देखो, दिख रहा होगा आप लोगों को। होता क्या है, कांग्रेस जीत जाती है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से, बिकॉज लोगों को तो ये चीज़ पसंद ही नहीं आ रही थी। खुद मुस्लिम्स जो थे, जो सेकुलर थे नेचर में, उन लोगों को ये पार्टीशन पसंद नहीं था, इस वजह से वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट नहीं करते थे। अब यहाँ पे क्राइसिस डेवलप हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस जीत जाती है। अब कांग्रेस जीतती है तो जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना, वो अलार्म हो जाते हैं और इसको कहते हैं ब्रूटल मेजॉरिटी। ठीक है, और यहाँ अपना जो मुस्लिम लीग है एक्सेप्टेंस वापस ले लेती है कैबिनेट मिशन से। देख रहे हो कैसे पलट रहे हैं ये लोग, ये कहते हुए कि ट्रांसफर ऑफ पावर तो सिर्फ हिंदूज के साथ, कांग्रेस के साथ किया जा रहा है, हमारा तो इसमें रोल ही नहीं है। अरे भैया, आप खुद इलेक्शन हारे हो, इनको कौन समझाता। ठीक है, चलो छोड़ो वो सब। उसके बाद फिर उस टाइम पे वाइसरॉय वेवल थे, तो वाइसरॉय वेवल जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेहरू जी के साथ, ताकि इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो। जिन्ना जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, यहाँ तक कि नेहरू ऑफर करते हैं कि सीट्स जो है वो हम कुछ दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट कर देते हैं बाद में। लेकिन आ जाता है मुस्लिम लीग इंटरिम गवर्नमेंट में, सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए वर्किंग ऑफ कांग्रेस। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस के वजह से कांग्रेस जीती थी, और कांग्रेस जीती तो मुस्लिम लीग ने फिर से यहाँ पे उसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चालू कर दिया। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डायरेक्ट एक्शन डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी डेट याद रखना है, 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को हमें देखने को मिलता है डायरेक्ट एक्शन डे पूरे कंट्री में, जहाँ पे कॉम्युनल राइट्स होते हैं। कॉम्युनल राइट्स का मतलब ये है कि दंगे होते हैं। उसी टाइम पे जिन्ना और मुस्लिम लीग का स्लोगन था, लड़के लेंगे पाकिस्तान, यानी वी शैल हैव पाकिस्तान बाई फोर्स। इसमें क्या देखने को मिलता है, लियाकत अली खान जो जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, कहते हैं दैट डायरेक्ट एक्शन मींस रीस्टोरिंग टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड देन कैन टेक एनी फॉर्म और व्हाटएवर फॉर्म मे सूट टू कंडीशंस अंडर विच वी लिव, यानी किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, ऑल शॉर्ट ऑफ वायलेंस डेड। यानी यहाँ पे हिंदूज के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार उस टाइम पे किया गया था। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी जगहों पे मुस्लिम्स के भी साथ किया गया इस डायरेक्ट एक्शन डे में, लेकिन कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग ने इस चीज़ को स्टार्ट की थी। नजीमुद्दीन उस टाइम पे लीग लीडर थे, वो कहते हैं द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ बंगाल नो वेरी वेल व्हाट डायरेक्ट एक्शन वुड मीन एंड सो वी नीड नॉट टू बॉदर गिव देम एनी लीड। Jinnah said, but now we are obliged and forced into this position. This day we bid goodbye to constitutional methods. एक टाइप से कहें तो पूरे देश में एक सिविल वॉर का सिचुएशन चालू हो गया था, जो कि बॉम्बे से लेके ईस्ट बंगाल, बिहार और यूपी तक फैला था, और पंजाब में भी गया था। ठीक है, जब तक पाकिस्तान नहीं बन गया तब तक मुस्लिम लीग और मुस्लिम्स जो थे पूरे कंट्री में दंगे कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। याद रखना, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैं बता रहा हूँ, इसको कोई भी दिल पे नहीं लेगा, ठीक है ना। 2 सितंबर 1946, ये दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ऑफर भी करते हैं मुस्लिम लीग को 5 सीट आउट ऑफ 14, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। और 2 सितंबर को क्या मनाते हैं, डे ऑफ मॉर्निंग। क्या मनाते हैं, डे ऑफ मॉर्निंग, रोने का दिन। सोचो बेचारे रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, इस वजह से रो रहे हैं कि उनको सीट्स नहीं मिली। ठीक है, जितनी सीट्स उनको चाहिए थी। तो
यहाँ पे 50-50 का रेशियो उनको हमेशा से चाहिए था। बेसिकली डे ऑफ मॉर्निंग मनाया जाता है और मुस्लिम जो है वो पूरे कंट्री में ब्लैक फ्लैग्स पोस्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली जिन्ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी ज्वाइन होने से मना कर देते हैं, लेकिन फाइनली जो लीग के मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, लेकिन वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं वर्किंग ऑफ कांग्रेस। ठीक है, बार बार किसी प्रपोजल को ना मानना। ठीक है, इस चीज़ से नेहरू फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और रिमार्क करते हैं दैट पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पंजाब और बंगाल में ही नहीं फंक्शन कर रहा है, मतलब वहीं पे सिर्फ रॉयट्स नहीं चल रहे हैं, यहाँ इंटरिम गवर्नमेंट में भी ये लोगों ने परेशान करके रखा है। ठीक है, और लेटर लिखते हैं वाइसरॉय बेवल को कि लीग मेंबर्स को रिजाइन कर देना चाहिए इंटरिम गवर्नमेंट से। ठीक है, सिर्फ वो परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। फाइनली यहाँ क्लेमेंट एटली का डिक्लेरेशन होता है 20 फैब 1947 में। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली जो है वो अपना डिक्लेरेशन करते हैं। क्या बोलते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वो इंडियंस को जून 1948 तक आज़ादी दे देगी, यानी कि 30 जून का दिन दिया जाता है 1948, इससे पहले आज़ादी आप लोग को हम दे देंगे। ठीक है, बल्कि आज़ादी तो अगस्त में दे दी गई थी 47 में ही, ये तो बहुत आगे की बातें इन्होंने कर दी थी। और फिर यहाँ पे फाइनली लास्ट प्लान भेजा जाता है एटली के द्वारा इसी डिक्लेरेशन के ठीक बाद। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दैट जून 1948 तक अब आज़ादी दे दी जाएगी। एक अल्टीमेटम दे दिया गया था, और अगर आप लोग आज़ादी नहीं एक्सेप्ट करोगे तो हम लोग भाई छोड़ ओढ़ के चले जाएंगे किसी और के भरोसे, फिर आप लोग देखते रहना। यही रीज़न था कि कांग्रेस को पार्टीशन एक्सेप्ट करना पड़ा था। ठीक है, कि वार्निंग मिल गई थी अब ब्रिटिश की तरफ से। तो माउंटबेटन प्लान आया कब? नेक्स्ट टॉपिक, मार्च 1947 में। ठीक है, मार्च 1947 में माउंटबेटन प्लान आता है। लॉर्ड माउंटबेटन अब नए वाइसरॉय बन जाते हैं। क्या प्रपोजल्स होते हैं? सबसे पहले पार्टीशन ऑफ इंडिया, देन पाकिस्तान के एरियाज डिसाइड हुए, जैसे बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फॉर्टेड प्रोविंस, सिंध। इंडियन डोमिनियन जो है वो बाकी बचे हुए ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से बनेगा। यहाँ पे बाउंड्री कमीशन बैठाया जाएगा, सर साइरल रेडक्लिफ, फॉर पंजाब एंड बंगाल डिवीजन। देन प्लेबीसाइड नॉर्थ वेस्ट फॉर्टेड प्रोविंस में और सियालट में। प्लेबीसाइड वर्ड का मतलब होता है रेफरेंडम पोल, यानी कि जो लोग हैं वो खुद वोटिंग के थ्रू डिसाइड करेंगे कि उनको इंडिया का पार्ट बनना है या पाकिस्तान का, इन पर्टिकुलर जगह के लोग। ठीक है, और यहाँ पे बाउंड्री कमीशन सर साइरल रेडक्लिफ के अंडर किस लिए था? बंगाल पंजाब को बांटने के लिए, यानी कि उस टाइम पे याद ही होगा कि आधा पंजाब और बंगाल इंडिया के साथ और आधा बंगाल पंजाब पाकिस्तान के साथ। ओके, देन इंडिपेंडेंस ऑफ नेटिव स्टेट्स हो गया था, उनको जिनके साथ ज्वाइन करना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है वो उनकी मर्जी है। और उसके बाद देखा ही था हमने 565 हो गए थे। नेक्स्ट चैप्टर में अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। डिसीजन ऑफ सिंध जो है वो खुद लेजिस्लेटिव काउंसिल सिंध का डिसाइड करेगा। एंड फाइनली इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो जुलाई 1947 में पास होता है। इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। चीज़ दी गई है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में कि जो डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा थे, डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा पहले टेम्पररी चेयरमैन होते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और बाद में इसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। देन मेन चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज BR अम्बेडकर। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था नेहरू के अंडर 13 दिसंबर 1946 में, जिसके थ्रू गारंटी किया गया था कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड जस्टिस लोगों के बीच में, इंडियन पीपल के बीच में दी जाएगी। और सच्ची प्रियम्बल में वो पूरा चीज़ लिख भी दिया गया था, इक्वालिटी, जस्टिस, फर्टिनिटी, लिबर्टी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या प्रपोजल्स थे माउंटबेटन प्लान के? अगर हम लोग डिटेल में चाहें थोड़ा, तो इंडिया वुड बी पार्टीशन्ड एंड न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान वुड बी क्रिएटेड अलॉन्ग विथ फ्री इंडिया। मीन्स अब तो पार्टीशन होना है, दो अलग अलग स्टेट्स क्रिएट होंगे। Pakistan would be formed with the Muslim majority provinces of Sindh, Balochistan, Northwest Frontier Province, West Punjab, East Bengal, provided the legislative assemblies of Bengal and Punjab would decide in the favor of Pakistan. Now, Indian Union would be formed with the rest of British India, East Punjab and the West Bengal. In the case of partition of Punjab, Bengal, a boundary commission would be formed to demarcate the exact boundary line between India and Pakistan. लिखने की बात है, एग्जैक्ट बाउंड्री लाइन बनाया नहीं, जल्दी जल्दी में कुछ भी यहाँ पे लाइन खींच के ये लोग निकल लिए थे। ओपिनियन पोल वुड बी
conducted in Northwest Frontier Province and Sihalat district of Assam to decide whether people to join India or Pakistan. Native states were given the option of joining either the new state of Pakistan or old state of India or would remain independent. Legislative Assembly of Sindh would take its own decision whether it would remain with India or Pakistan. The plan also declared that transfer of power would take place much earlier than June 1948. जो एटली जी ने बोला है ना कि जून 1948 तक आज़ादी देंगे, नहीं, और पहले आज़ादी मिल जाएगी आप लोगों को, चिंता मत करिए, आपको अगस्त तक तो हम आज़ादी देके चले जाएंगे, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड पास एन एक्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया बिफोर अगस्त 1947। नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो जाता है जुलाई 1947 में, और दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाने की बात होती है, इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि 14 और 15 अगस्त को रिस्पेक्टिवली क्रिएट हुए थे। इस पार्टीशन प्लान के बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे, जैसे कि हिंदूज़ का, सिख्स का रिसेंटमेंट, यानी कि लॉस ऑफ लाहौर के लिए, ठीक है, कि वो पाकिस्तान में अब चला गया, हम जा नहीं पाएंगे, है ना, चित्तागोंग हिल ट्रैक्स के लिए, कुल्हाना के लिए, ये सारी चीज़ें तुम लोग फैक्चुअल है, समझ सकते हो बस। नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस थे याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज ये सिलेबस में है, सिर्फ माउंटबेटन प्लान पढ़ के तुम लोगों का काम नहीं बनने वाला है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या क्या प्रोविंसेस थे, फीचर्स थे, वो याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, इसी की तरह है, याद रख सकते हो। एक बार रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से। फॉर्मेशन ऑफ टू डोमिनियंस, सेम, ईच न्यू डोमिनियन टू हैव अ गवर्नर जनरल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों के, इंडिया और पाकिस्तान के, अपने अपने गवर्नर जनरल होंगे जब तक यहाँ पे उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान में गवर्नर जनरल खुद जिन्ना बनते हैं और इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल होते हैं। बाद में हमारे पहले इंडियन होते हैं सी राजागोपालाचारी, जो कि गवर्नर जनरल होते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो पावर्स होंगी वो बहुत लिमिटेड होंगी, ठीक है ना। बेसिकली वो लोग तभी तक रहेंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है उस कंट्री का। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बना था, 50 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उसके बाद गवर्नर जनरल वाला डेजिग्नेशन एबॉलिश हो गया था। दोनों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, देन दोनों के अपने अपने पावर्स होंगे लेजिस्लेचर के। इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कंप्लीट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे जो डिवीजन होगा एसेट्स का वो इक्वली होगा, यानी कि दोनों के बीच में जो वेपनरी है या फिर कह सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें थी वो इक्वली बांटी जाएंगी। और इसके ऊपर बहुत डिस्प्यूट भी हुआ था, ठीक है ना, कि इसको इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है ना। और पाकिस्तान पैसा लेने के बाद भी यहाँ पे और ज़्यादा पैसे का डिमांड कर रहा था इंडिया से। और गांधी जी वैसे फास्टिंग करके दिलवाते भी हैं, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा आज तक क्रिटिसाइज भी किया जाता है। वो सारी चीज़ें अब रिड्यूस हो गई हैं सिलेबस से, लेकिन बस इतना समझ लो कि यहाँ पे आज़ादी के बाद भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हुए थे, जैसे कि इंडस वाटर को लेके और रिफ्यूजी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे थे, है ना, जो हिंदूज थे और मुस्लिम्स भी, बिकॉज कंडीशंस उनकी वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं थी। नाउ फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रीजंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्लान बाय द कांग्रेस। सबसे पहले कॉम्युनल राइट्स, इसका मतलब हम लोग अच्छे से जानते थे, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सिविल वॉर वाला केस बन चुका था हमारे इंडिया में बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। तो इतना ज़्यादा मार काट से अच्छा है कि इन दोनों को अलग ही कर दो, लेकिन उसका फ़ायदा आज तक नहीं हो रहा है। आज तक दोनों के बीच में झगड़े चल रहे हैं और ये शांति कभी हो भी नहीं पाएगी शायद। फिर उसके बाद अल्टरनेटिव वॉज टू पार्टीशन वीक सेंटर, यानी अगर पार्टीशन आप नहीं करोगे तो क्या होगा, एक वीक सेंटर बन जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। कहा यह जा रहा है बेसिकली कि पाकिस्तान अगर हमने नहीं बनाया तो इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री की तरह जैसे आज है वैसे नहीं हो पाती। क्यों? बिकॉज यहाँ पे पंजाब, बंगाल, जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग था वहाँ वो खुद से ही रूल करना चाहता है ना। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता, और यहाँ पे क्या होता है, इवेंचुअली जो सेंटर होता वो वीक हो जाता, उसका कमांड नहीं हो पाता स्टेट के ऊपर, ठीक है। फिर मुस्लिम लीग का ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट देख के, ये एक्सपीरियंस करके कांग्रेस लीडर को समझ में आ गया था कि अगर ये इंडिया में रहे तो ऐसे ही हमारे सरकार में जो है घुस के और हमेशा परेशान करते रहेंगे, ठीक है।
तो बेसिकली इस नॉन कॉपरेशन एटीट्यूड को देखते हुए लीग मिनिस्टर्स के मेनली लियाकत अली खान जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने बिल्कुल अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट कर दिया था इंटरिम गवर्नमेंट में। तो बस अब जवाहरलाल नेहरू ने सोच लिया था कि हमें पार्टीशन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ स्टेट्स जो हैं वो कहीं पार्टीशन ना होने पे स्ट्रांग हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ थी कि माउंटबेटन प्लान को ये कह के भी अपोज किया गया था कि ये कंट्री का बाल्कनाइजेशन कर रहा है, बाल्कनाइजेशन ऑफ कंट्री कर रहा है माउंटबेटन प्लान। उसको डकी बर्ड प्लान भी कहा गया था, डकी बर्ड प्लान। इसका मतलब ये है, सबसे पहले बाल्कनाइजेशन वर्ड का मतलब समझ लो कि यहाँ पे जैसे यूरोप में बाल्कन नेशंस है ना, मैप देखना, बाल्कन नेशंस मिलेंगे तुमको। तो बाल्कन नेशंस क्या है, छोटे छोटे कई सारे टुकड़े हैं, है ना, और उन्हीं को अलग अलग कंट्री कहा जाता है। बॉस्निया, हेर्जेगोविना, सर्बिया, लातविया, एस्टोनिया एंड मेनी मोर। तो वही चीज़ इंडिया में भी हो जाएगी कि हैदराबाद अलग कंट्री, महाराष्ट्र अलग कंट्री, यूपी अलग कंट्री, ऐसा हो जाता, ठीक है। लेकिन फाइनली यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि कैसे इन सबका इंटीग्रेशन होता है इंडियन यूनियन में। तो माउंटबेटन प्लान ने इंडिपेंडेंस दे के हर एक प्रिंसली स्टेट को बाल्कनाइजेशन करने के टुवर्ड्स इंडिकेशन दी। और हमेशा से एक और बात समझे हम लोग, तो जिन्ना का अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रहा था कि नहीं, पार्टीशन ही एक सॉल्यूशन है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तक कहा गया था कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे इंडिया का, जिन्ना को, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनको बस चाहिए था कि पाकिस्तान बने, ठीक है। तो यही रीज़न था कि हाँ, अब कोई चारा बचा नहीं था कांग्रेस के पास, कितना ही कन्विंस कर सकता है कोई व्यक्ति एक लिमिट तक, है ना। आप लोग का वैसे क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ वो कहीं ना कहीं सही था, बिकॉज उसके अलावा और कुछ ऑप्शन था नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी देख ही सकते हो, कॉमनल राइट्स चल रहे थे, देश में हंगामा मचा हुआ था, सिविल वॉर हो रहा था, और यहाँ ब्रिटिशर्स अलग ही अल्टीमेटम दे दिए थे कि हम लोग निकल जाएंगे। बस कांग्रेस के पास यही लास्ट ऑप्शन बचा। एक और चीज़ यहाँ पे, छोटा सा टॉपिक, व्हाट वाज द रोल ऑफ ब्रिटिश इन द पार्टीशन। यहाँ पे पार्टीशन तो हुआ, लेकिन क्या उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी या सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार था कि वो मुस्लिम लीग को अपीज नहीं कर पाया? नहीं, ब्रिटेन जिम्मेदार था। सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? ब्रिटेन। ये ब्रिटेन जो था ना, वो जिस जिस वर्ल्ड के कोने में गया, वहाँ ये कुछ ना कुछ करके आया। इजराइल पैलेस्टीन को लड़ाया ही, है ना, लड़ाया ना, वही चीज़ यहाँ पे भी की इन्होंने। यहाँ पे भी ब्रिटेन ने ही मेन काम किया था, बिकॉज हमेशा से रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जब से उन्होंने देखा था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमको हरा सकती है, तब से उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। और इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के थ्रू ही हमेशा वो हिंदू मुस्लिम्स को लड़ाते रहते थे। एंड मुस्लिम लीग को भी 1906 में उन्होंने ही कहीं ना कहीं बनवाया था। तो बस हो गया काम, यहाँ पे फाइनली दे दिया उन्होंने एक बड़ा सा गिफ्ट हम लोगों को जाने से पहले, पार्टीशन। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन करता है, और फाइनली 15 अगस्त को हम लोगों का इंडिपेंडेंस हो जाता है, यानी हमारे इंडिया का, यानी रेड फोर्ट के ऊपर फ्लैग को होस्ट किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का फेमस स्पीच भी होता है, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है। उसमें ये बोलते हैं कि 200 सालों के बाद हमें आज़ादी फाइनली मिल गई, ठीक है। उनका स्पीच बहुत बड़ा है, आप लोग देख सकते हो, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये पूरा जो चैप्टर नंबर 1 है वो समझ में आया हो अच्छे से, बिकॉज वन शॉट में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो गया होगा। एंड प्लीज़ कमेंट्स में आप लोग मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि क्या मैं कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हूँ, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, ये फर्स्ट टाइम था टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो डैट जो भी मैं आने वाले वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्लीज़ लाइक टू माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर क्लासमेट्स। Let's meet next Sunday. And if you all have any doubt, please let me know in the comment section, and also try to feel Indian history. Then only you all can have interest in it. Keep revising, because revision is key to success. Bye bye.